नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं विजय खौसे। खास बात में आपका स्वागत है। मेरे साथ ऐसी शख्सियत है, मैं बताऊंगा आपको। सांस्कृतिक मंडल में भी बीते 40 साल से सदस्य रह चुकी है और पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार है प्रभाकर दुपारे सर। आज इनसे हम खुले दिल से चर्चा करेंगे, विविध विषय पर चर्चा करेंगे। आज की पत्रकारिता, कल की पत्रकारिता पर भी हम बात करेंगे। सर, WH न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे चैनल के लिए आपने जो कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, मेरा पहला सवाल जो है, आप जो मंडल पे जो सदस्य करके बीते 40 साल से बहुत बड़ा लंबा समय है कि आप वहाँ पर है। क्या वहाँ का अनुभव है सर, थोड़ा बताइए दर्शकों को। मैं रंगभूमि प्रयोग परिनिरीक्षण मंडल नामक एक मंडल है महाराष्ट्र सरकार का, उसमें मेंबर हूँ और पिछले कई सालों से हूँ। और उस मंडल का काम यह है कि लगभग वहाँ जितने भी महाराष्ट्र से जो स्क्रिप्ट्स आते हैं मराठी नाटक के या गाने की जो स्क्रिप्ट आते हैं कवि लोगों के या और तमाशा वगैरह के भी जो स्क्रिप्ट आते हैं, उनको मंजूरी देने का, उनमें उनको पढ़कर उनमें अगर कुछ बेकार चीज़ें हैं, जो गलत प्रचार करने वाली चीज़ें हैं या जिससे समाज को नुकसान पहुंचता है, ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो उसको कट करने का और फिर उसको मान्यता देने का, ये मंजूरी देने का, ऐसा वो काम एक मंडल का है। तो उस मंडल पर मैं कई सालों से हूँ और काम करते वक्त मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो नया ट्रेंड आ रहा है कि सोशल ड्रामा, एक नया चेंज आ रहा है। तो समाज के अंदर जो प्रश्न है उसको एक अच्छे ढंग से पेश करने का और उसका जो एक निचोड़ है वो किसी भी समाज को कोई दुख न पहुंचाते हुए एक ऐसा मैसेज लोगों तक जाना चाहिए कि जो समाज के लिए पोषक ऐसा मैसेज हो। उस नाटक के द्वारा समाज का प्रबोधन भी होना चाहिए, प्रबोधन हो। ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट अभी आ रहे हैं और मुझे इस बात से बड़ा बताने में हर्ष होता है कि विदर्भ में भी ऐसे कुछ अच्छे लेखक लिख रहे हैं कि जो काफ़ी महाराष्ट्र या देश के स्तर पर उनकी प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको अभी अभी एक भास्कर सुमन का पुरस्कार भी मिला है। वैसे तो मैं बताना चाहूँगा, दुपारे सर को एक नहीं ऐसे सैकड़ों पुरस्कार मिले हैं। उनके हम घर पे देखेंगे तो सैकड़ों पुरस्कार आपको दिखेंगे। भास्कर पुरस्कार जो मिला है, ये किस संदर्भ में आपको मिला है? भास्कर सुमन पुरस्कार ये मुझे अभी अभी डिक्लेयर हुआ है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पुरस्कार है। मैं मानता हूँ कि ये बात सच है कि मुझे अब तक सैकड़ों पुरस्कार मिले, मेरे घर में उनकी लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन उन पुरस्कारों के सिवा ये जो पुरस्कार है, इसका अपना एक अलग महत्व, अलग वजूद है। मैं ये मानता हूँ कि एक महाकवि भास्कर सुमन के नाम पर ये पुरस्कार है और ये मिलते ही मुझे जो खुशी हुई है बहुत अलग तरह की है। राष्ट्रीय पुरस्कार है? राष्ट्रीय पुरस्कार है और 2 लोगों को दरअसल वो देते हैं। किस संस्थाओं की ओर से मिल रहा है या गवर्नमेंट की ओर से मिल रहा है? ये 2 कल्चरल एसोसिएशन है, संस्थाएं हैं, मुझे नाम ठीक से याद नहीं है, लेकिन हर साल वो लोग देते हैं। इस साल उन्होंने उसके लिए मुझे चुना है। मेरे एक विदूषक नाम का नाटक है, उस नाटक को उन्होंने वो पुरस्कार दिया है। अच्छा, विदूषक को नाटक को आपको ये पुरस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों को, दुपारे सर एक बहुत बड़े ऊंचे लेवल के नाटककार है। उन्होंने नाटक भी लिखे हैं और बहुत वो नाटक को लोगों ने सराहा है। सर, थोड़ा नाटक के बारे में बताइए, आपने कौन से नाटक लिखे हैं, दर्शकों को बताइए। मैंने 1975 में 75 में पहले 7 समुद्र पड़ी गए नामक एक छोटा सा नाटक लिखा था, 1 एक्ट था, लेकिन उसका काफ़ी उसकी सराहना हुई। वो स्ट्रीट प्ले था और उसके बाद लगातार मैं स्ट्रीट प्ले लिखता गया। रास्ते का नाटक जिसको कहते हैं कि नुक्कड़ मराठी हिंदी में जिसको कहते हैं, नुक्कड़ लिखता गया और मुझे नुक्कड़ नाटककार के रूप में भी बहुत बड़ी मान्यता उस समय मिली।
और मैंने उत्सव नाम का एक बड़ा ही सुंदर मेरे हिसाब से नाटक लिखा और उसके काफ़ी शो हुए। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से नुक्कड़ में पहले आया मैं, फिर धीरे धीरे बड़े नाटकों की तरफ मेरा रुझान रहा। तो लेकिन बड़े नाटकों में मेरे नाटक बहुत ज़्यादा सामने आए। उसमें से एक रमाई है, विदूषक है जिसको अभी ये पुरस्कार मिला है, कलिंग विजय है जिसको महाराष्ट्र शासन का पुरस्कार मिला है। तो इस तरह से बहुत सारे नाटकों की लंबी कतारें हैं जो मैंने लिखे हैं। और मेरे नाटकों के किताबों पर करीब करीब 15-16 किताबें हैं और उस जाने माने हैं सब नाटक, लोगों के अंदर लोकप्रिय नाटक है। तो उसके ऊपर वो सारे किताबों के उनका स्टडी करके अरुण गजबे नाम का एक भंडारा का युवक है, प्राध्यापक है, उसने पीएचडी किया। अच्छा, आपके नाटक के ऊपर? मेरे नाटक के ऊपर पीएचडी किया, बहुत बड़ी बात है। नागपुर विद्यापीठ ने उसकी पीएचडी मंजूर भी की। हाँ। और उसको अलॉट भी हुए। अच्छा। तो इस तरह से विदर्भ के अंदर मेरे ख्याल से इस तरह के नाटक पर पीएचडी ये पहली बार हुई है। इसके पहले हुई तो मुझे पता नहीं, लेकिन देखने में आया कि इस तरह से पहली बार किसी समाज प्रबोधन के नाटक पर पीएचडी हुई है। बिल्कुल। सर आप बताइए, आप नाटककार भी हो और नाटक लिखते हो, आप मंडल पे हो, आप पत्रकारिता में है, ये सारा ऐसा ये जो इतना सारा काम आप कैसा संभाल सकते हैं? ऐसा कि क्योंकि समय भी चाहिए। हाँ, ये दोनों जो काम है, हाँ, नाटक और पत्रकारिता, ये दोनों काम में बहुत ज़्यादा समय लगता है। बहुत समय लगता है। लेकिन मैंने वो दोनों मैनेज किया। हाँ। मुझे एक तरफ एक पढ़ने में नाटक और एक पढ़ने में पत्रकारिता। आप उस वक्त में लोकमत में? मैंने रिटायर्ड लोकमत से हुआ। अच्छा। हाँ। तो इस तरह से मैं दोनों भी क्षेत्र में काम करता रहा। दोनों भी क्षेत्र एक दूसरे के भी क्रॉस नहीं होने दिए। नहीं, दोनों यानी पत्रकारिता में जो समय मिलता था मुझे को, वो समय लेकर मैं नाटक करता था। और जब मैं कहीं पर भी कुछ नहीं करता था तब पत्रकारिता का ही सब काम मैं करता था। लेकिन दोनों क्षेत्र में मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं कहीं कम हूँ। जैसे आपको बताने में मुझे हर्ष होता है कि जितने पुरस्कार नाटकों में मुझे मिले हैं, हाँ, उससे कई ज़्यादा पत्रकारिता में मिले हैं। आप पहले पत्रकार बने या नाटककार बने? पहले नाटककार बना, बाद में पत्रकार बना। अच्छा, कैसे क्या? क्योंकि दोनों क्षेत्र लिखने से संबंधित है। हाँ, लिखने से संबंधित है। मैंने कैसे फिर पत्रकार कैसे बने? थोड़ा मैंने पत्रकारिता बहुत कश्मकश में शुरू की। जब मेरे पिताजी रेलवे में थे तब रिटायर हुए 1974 में, 74 में। तो उन्होंने मुझे सीधा कहा है कि अब तेरे को नौकरी करनी पड़ेगी, अब घर में कुछ दूसरा तो है ही नहीं। और मैं अकेला बड़ा लड़का था, मेरे से छोटा भाई है। तो मैंने कहा कि नौकरी करना है तो क्या कौन सी नौकरी की जाए, मुझे तो लिखने के सिवा कुछ आता ही नहीं। मैं मेहनत काम मैं कर नहीं सकता, जो जैसे जिसको बहुत कष्टमय काम हो ऐसा तो मेरे से होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने कुछ दिन कांच के कारखाने में काम किया। अच्छा। कुछ दिन बर्फ के कारखाने में काम किया। कुछ दिन मैंने ब्रेड बटर बांटे हैं, वो भी काम मैंने किया। लेकिन मुझे नहीं लगा कि उस काम में मेरे को इंटरेस्ट है। मेरे पिताजी ने रेलवे में नौकरी लगा दी मेरे को, कैंटीन के मैनेजर की पद पर। अच्छा। वो पद पर मैंने कुछ दिन काम किया, लेकिन मेरे को वो रुचि नहीं है उसमें, वो पटा नहीं, तो मैंने उसको छोड़ दिया। 1-2 महीने में छोड़ दिया, क्योंकि उसने मेरी लेखनी जो है वो मार खाती थी। मेरे को लिखने का बहुत शौक था, मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था। मैं जब रेलवे क्वार्टर में रहता तो वहाँ पर एक पड़ोस में लाइब्रेरी थी, मेरा सारा दिन लाइब्रेरी में जाता था। वहाँ आने वाले अखबार पढ़ना, वहाँ आने वाले मैगजीन पढ़ना, ये सब मेरा शौक था। तो मैं कभी चारानी की किताब जो है वो कथाओं की किताब बोलते हैं उसको, चांदोबा चंदा मामा, ये पढ़ता था। यानी मेरे स्टोरी पढ़ना, अखबार में आए हुए आर्टिकल पढ़ना, ये सब मेरे शौक थे। तो इसलिए लिखना ये मेरे लिए प्राथमिकता थी कि भाई मैं पढ़ता हूँ इतना तो अच्छा लिख भी सकता हूँ। तो मैं लिखने की प्रैक्टिस की, तो मेरे को लगा कि मैं लिख भी सकता हूँ। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा दुपारे सर की जो पत्रकारिता की जो
कलम थी वो अन्याय के खिलाफ में भी चली और कई लोगों को उनके खबर ने न्याय दिया है। उस वक्त की पत्रकारिता केवल एक दबे कुचले समाज के लिए काम करती थी और हमने आंखों देखा है, सर की पत्रकारिता भी देखी है। मगर मैं अभी सर को एक पूछना चाहूँगा सर, कल की पत्रकारिता जो वाकई में समाज को न्याय दिलाने की पत्रकारिता है, मगर आज की जो पत्रकारिता है वो कमर्शियल हो गई है, आप क्या बताएंगे? हमने पत्रकारिता दिल से की भाई, बिल्कुल, मैंने अपने हृदय से की। एक कैसी आप पूछेंगे तो कैसी हुई, तो उसका कारण यह है कि हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की पत्रकारिता पढ़ी थी। बिल्कुल, उन्होंने जो मूक नायक, बहिष्कृत भारत वगैरह जो निकाले हैं अखबार, वो हमने पढ़े थे। तो हमको उसकी एक छाप, उसका इम्प्रेशन हमारे दिमाग में था कि पत्रकारिता ऐसी करनी चाहिए। हाँ। कि जिसका लोगों के अंदर का भाव जो है, घटनाएं जो है, उसका प्रतिबिंब तुम्हारे लिखने में आना चाहिए, ऐसी पत्रकारिता करनी चाहिए। तो मैंने वो सोचकर पत्रकारिता ज्वाइन की कि मेरे सामने एक ही उद्देश्य था कि पगार, ये पैसे या उससे कुछ मिलता है वगैरह, मिलता तो था ही नहीं उस समय, नहीं कुछ भी मिलता नहीं था, पगार तो कुछ भी नहीं था हमारे ज़माने में। मैंने 150 रुपये से पत्रकारिता शुरू की, बाद में लोकमत में गया तो 1500 रुपये मिला। उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते गए, लेकिन जो बढ़ते गए उस परिवेश में बहुत कम थे। तो ये पत्रकारिता मैंने सीखी, इन्हें समझी, बाबा साहब अम्बेडकर की, महात्मा फुले की, जो उन्होंने दिन बंधु निकाले, उसमें से जो उन्होंने लिखा, ये मैंने समझी और उस दृष्टिकोण को सामने रख के मैंने। पर सर, आपको लगता है कि उस वक्त की पत्रकारिता आज भी है? नहीं, आज कमर्शियल हो गई है, कमर्शियल नेचुरल है, मैं इसको गलत नहीं मानता। क्योंकि ऐसे आज भी कोई बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो अम्बेडकरी, महात्मा फुले जी के विचारों पे लिखान करते हैं, मगर होता है क्या, जब वहाँ से खबर डेस्क पे जाती है उसको काटा जाता है। नहीं, क्या है वो टेक्निकली बातें बहुत सारी हैं, तुमको ये छोटी सी मुलाकात में समझ में नहीं आएंगी, बता भी नहीं सकूँगा मैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ये पत्रकारिता उस समय की और आज, ये दोनों का अगर तालमेल जोड़ने की कोशिश की है तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई अपन सक्सेस होंगे, क्योंकि अलग समय है। उस समय की डिमांड अलग थी, उस समय के मुद्दे अलग थे, उस समय के सारी जो व्यापार अलग था और उसका प्रतिबिंब भी अलग था। आज की जो पत्रकारिता है, तो आज की पत्रकारिता सत्ता को सवाल नहीं पूछती, सवाल विपक्ष को पूछती है। जो पत्रकारिता है, ये सत्ता को सवाल पूछने वाली पत्रकारिता चाहिए, मगर आज ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, एक टोटल बात ऐसी है कि किसको सवाल पूछते हैं, नहीं कि सवाल पूछना ही बहुत ज़रूरी है। पत्रकारिता का मेन उद्देश्य, मुख्य जो काम है वो सवाल पूछना है। तुम जब तक सवाल नहीं पूछेगे तो तुमको जवाब कैसे मिलेगा? सवाल पूछने वालों को दबाया जाता है सर आज। तो समय का तकाजा है। जो कोई सवाल पूछता है, आवाज़ उठाता है पत्रकार, उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश होती है। वही मेरा कहना है कि ये समय का तकाजा है, लेकिन उस पर तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो डिपेंड है। वो तुम किस तरह से व्यवहार करते हो, तुम अगर किसी के साथ दबे हो तो सवाल नहीं पूछ सकते। बिल्कुल। तुम खुले हो तो सवाल पूछ सकते हो। पत्रकार ने खुला रहना चाहिए, मेरा कहना मतलब। बिल्कुल। तुम किसी के जो मराठी में शब्द है मांडलिक, किसी के दबाव में आकर काम करते हो, तो सवाल भी नहीं पूछ सकते। मांडलिकत्व लेकर काम करते हो या किसी के इम्प्रेशन में काम करते हो, तो तुम काम नहीं कर सकते। तुम्हारा तो सारा लिखना अभी सर जो है, अभी सोशल मीडिया का जो बहुत वे चल रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब चैनल वगैरह, जो भी पोर्टल जो है, इनके बारे में आप क्या बताएंगे? वाकई में ये जो लोग हैं जो पत्रकारिता करते हैं, या इनकी जो गलत तरीके से ये खबरें परोसते हैं समाज के सामने? नहीं, पत्रकारिता बदलती गई है और बदलते ज़माने में वो सब चेंज होना चाहिए। क्यों सोशल मीडिया पर अच्छी बातें नहीं आती? बिल्कुल आती उसके दुर्लक्ष्य करते हैं उसको। उसकी बुरी बातें लेते हैं ना। ये सोशल मीडिया ये समाज का आईना ही है। जैसे प्रिंट मीडिया वाले कहते हैं कि प्रिंट मीडिया ये समाज में जो चलता है उसी को लिखते हैं या उसका प्रतिबिंब आता है। इसका मतलब ये है कि समाज में जो अच्छी बातें हैं वो भी आएंगी, जो बुरी बातें हैं वो भी आएंगी। तो सोशल मीडिया पर भी अच्छी बातें आएंगी, बुरी बातें आएंगी। तुमको क्या लेना है वो अपने ऊपर डिपेंड है। तुम देखो, तो ये थाली है, थाली के अंदर में 50 पदार्थ है, तुमको क्या खाना है ये तुम डिसाइड करो। तो तुम अगर गलत चीज़ें खाओगे तो तबीयत तो खराब होगी ना भाई। बिल्कुल। तो इस तरह की तबीयत अपनी दुरुस्त रखने के लिए
क्या खाना चाहिए, ये पहले समझ तुमको आनी सर चाहिए। आखिरी सवाल, अभी क्या संदेश देंगे आप जो युवा जो पत्रकारिता में क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनको अभी क्या संदेश देंगे आप इस पत्रकारिता के मैं माध्यम तो ये संदेश देने के पहले यही कहूँगा कि पत्रकारिता में लोग आना ही नहीं चाहते। से नहीं आना चाहिए? हाँ, इसलिए नहीं आना चाहते कि उनके ख्वाब, उनके सपने बहुत अलग है। जो युवा आज का जो है ना, वो बहुत टेक्नोलाइज हो गया है। हाँ बिल्कुल, वो ये समझता है डिजिटल कि हो गया है हाँ, वो ये समझता है कि मेरे को शॉर्ट में बहुत ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। जैसे किसी व्यापार में कोई पैसा डालता है, वो ये समझता है कि कल मेरे को उसका डबल बेनिफिट मिलना चाहिए। आज के युवा भी अपने आप को उसी सांचे में डालना चाहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। हम ग्रेजुएट हो गए ना, बहुत बड़ी उपकार किए भाई समाज को। ग्रेजुएट हो गए ना, और ग्रेजुएट हो गए इसका मतलब है कि तुमको इमीडिएटली नौकरी मिलनी चाहिए, या तो फिर इमीडिएट उसको तुमको उसके लिए डबल पैसा मिलना चाहिए। क्या तुम्हारी प्रतिभा क्या है, वो हिसाब से तुम अपने क्षेत्र को चुनना चाहिए। तुम्हारा अगर व्यापारी दृष्टिकोण है तो व्यापार करो, तुम्हारा को लिखने का दृष्टिकोण है तो लिखो। बिल्कुल, तुम्हारा दृष्टिकोण समझने के लिए युवाओं ने पहले अपने आप को टटोलना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए कि तुम किस पानी में हो, तुम्हारा क्या वजूद है, ये पहले उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। आज के युवा वही ध्यान में नहीं रखते, और पैसे के लिए काम करते और डॉक्टर लोग अभिनेता हो जाते। अब यार मेरा कहने को होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन विभिन्न फील्ड के लोग कि जो फील्ड में तुमको जो फील्ड है उस फील्ड में ना काम करते हो, तुम दूसरे फील्ड में जाते हो और निराशा आ गई तो बोलते हो ये सब बेकार है। ऐसा नहीं होगा। तुमको क्या चाहिए ये पहले डिसाइड करना चाहिए, और वो डिसाइड करने के बाद में तुम्हारा रास्ता जो है वो चुनना चाहिए। अगर पत्रकारिता का तुम्हारा मन है तो फिर उसके लिए जो जरूरी चीज़ें है, पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल, समाज को समझना जरूरी है, समाज के लिए काम करना जरूरी है, सोशल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, फिर पत्रकारिता बनाना जरूरी है। तुम बोलेंगे कि नहीं ऊपरी ऊपरी हमको चाहिए सब और बहुत ग्लैमरस है इस मीडिया में, इस क्षेत्र में, इसलिए हम लोग आते, तो ये भैया घर में बैठो, आराम करो। बिल्कुल, ये तुम्हारे लिए क्षेत्र नहीं है। पत्रकारिता करना है तो समाज के लिए करना चाहिए, न कि पैसे के लिए है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज को भी न्याय दिलाने की एक पत्रकार में हिम्मत होती है। वैसे ही पत्रकारिता आज के युवकों ने करना चाहिए। ऐसा ही आज वरिष्ठ पत्रकार, खास करके मैं बताऊंगा आम्बेडकरी मूवमेंट के जो पत्रकार है दुपारे सर, इनका एक कहना है। तो आप देखते रहिए WS न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.wsnews.in पर भेंट दें। हाँ, हमारे चैनल के ज्वाइन बटन पर जाकर हमारे चैनल के सदस्य अवश्य बने और हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।